हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जिसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, हम लोगों ने 40 एमसीक्यूज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज हम लोग क्लास वाइज डिस्कस करते रहेंगे। Next question is, which of the following nursing intervention promote the patient safety? तो इसमें से बोल रहा है इनमें से ऐसे कौन से नर्सिंग इंटरवेंशन है जो किसको प्रमोट करते हैं, पेशेंट की सेफ्टी को। ओके, तो ऑप्शन ए, असिस्ट द पेशेंट एबिलिटी टू एम्बुलेंट एंड ट्रांसफर फ्रॉम द बेड टू द चेयर। ओके, उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट, demonstrate the single system to the patient. Option C, check the to see the patient wearing his identification band. तो हमको पहले में क्या बोल रहा है कि जो एबिलिटी चेक करना है पेशेंट की कि वो बेड से चेयर पे आ सकता है या नहीं, ट्रांसफ़र हो सकता है या नहीं। दूसरे में बोल रहा है कि हम जो कुछ भी करते हैं पेशेंट को उसको सिंगली हमको क्या करना है, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके बताना है। फिर तीसरे में क्या बोल रहा है कि पेशेंट के आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो है, ये बोर्ड जो है, बैंड जो है वो है या नहीं, ये चेक करना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये किस लिए है कि पेशेंट की सेफ्टी के लिए। ओके, किस लिए है, पेशेंट की सेफ्टी इंटरवेंशंस है जो हमें ध्यान में रखने हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, studies have saw that about 40% of the patient fall out of the bed deficit the use of side ways, that this has lead to which of the following conclusion। ओके, क्या बोल रहा है, 40% जो बेड डिफिजिट यूजेस होते हैं उनको हम कैसे कंक्लूड करेंगे। राइट आंसर इज साइड वेल आर द डिटवेंट दैट प्रिवेंट द पेशेंट फॉर द फॉल आउट ऑफ द बेड। तो जो आपने देखा होगा, अब कॉमन लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ, कॉमन लैंग्वेज में क्या होता है, बेड के आजू बाजू रेलिंग लगी हुई देखी है आपने। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आजू बाजू में डिटरेंट जो लगे होते हैं उनका क्या यूज़ होता है। तो उनका क्या यूज़ होता है कि वो पेशेंट की सेफ्टी के लिए होता है, कहीं पेट में से पेशेंट नीचे ना गिर जाए, इसीलिए वो लगाए जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, example of the patient suffering from the impaired awareness include all of the following except। तो क्या बोल रहा है कि सभी है किसी एक को छोड़ के। इम्पेयर्ड अवेयरनेस का जो एग्जाम्पल है किसी एक को छोड़ के सभी है। तो क्या देखिए, द सेमी कॉन्शियस ओवर फटिक पेशेंट। ऑप्शन बी, टू डिटोरेट द कन्फ्लिक्ट पेशेंट। ऑप्शन डी, द पेशेंट डिमॉन्स्ट्रेटिंग सिम्टम्स ऑफ द ड्रग एल्कोहल विथड्रॉल। ये सारे क्या है, इम्पेयर्ड अवेयरनेस के एग्जाम्पल है, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम इम्पेयर्ड अवेयरनेस के एग्जाम्पल है। और क्या होगा कि ऑप्शन सी में देखो, अ पेशेंट हु कैन नॉट केयर फॉर हिमसेल्फ एट होम। ऐसे पेशेंट जो क्या है, घर में केयर नहीं की जा सकती जिनकी, वो काय के में आते हैं, वो आते हैं अवेयरनेस के अंदर, उनको ध्यान देना ही पड़ता है। बाकी ये जो है सेमी वाले हैं तो इन पे इतने ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंजरी एमंग एल्डरली पेशेंट इज़। तो एल्डरली पेशेंट में सबसे ज़्यादा इंजरी कहाँ होती है, यदि वो गिरते हैं एक एज के बाद में। घर में भी आपने देखा होगा, सुना होगा, यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति गिर जाता है तो सबसे ज़्यादा उनका क्या होता है, हिप फ्रैक्चर होगा या फिर हिप डिसलोकेटेड हो जाएगा। सबसे ज़्यादा हिप के रिगार्डिंग ही प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले हिप ही फ्रैक्चर होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
द मोस्ट कॉमन साइकोजेनिक डिसऑर्डर एमंग द एल्डरली पेशेंट। तो सबसे ज़्यादा साइकोजेनिक जो कहना चाहिए कि डिसऑर्डर है एल्डरली पेशेंट में, वो क्या है? डिप्रेशन का है। ओके, क्या है? डिप्रेशन का है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्कुलर सिस्टम चेंज रिजल्ट फ्रॉम एजिंग। तो ऐसा कौन सा वेस्कुलर सिस्टम है जो एजिंग के साथ में क्या होता है? चेंज हो जाता है। ओके, तो कौन सा है? इंक्रीज पेरिफेरल रेसिस्टेंट ऑफ द ब्लड वेसल्स, ऑप्शन बी डिक्रीज ब्लड फ्लो, ऑप्शन सी इंक्रीज वर्कलोड ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो सारे सिस्टम है, ये क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। कि कब हो जाते हैं? जैसे जैसे एज होती है वैसे वैसे ये चेंज होने लगते हैं, तो आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस दिखने को मिलेंगे। तो जो एजिंग वाला जो चैप्टर है उसमें आप पूरा इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया एमंग द एल्डरली पेशेंट। तो मोस्ट कॉमन डिमेंशिया एल्डरली पेशेंट में कौन सा वाला दिखने को मिलता है? तो आपने सुना होगा अधिकांश लोगों को अल्जाइमर्स डिसीज़ होने लगती है। पता है अल्जाइमर डिसीज़ का मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है? तो अल्जाइमर डिसीज़ में क्या होते हैं, यानी कि एजेड व्यक्ति चीज़ें भूलने लगते हैं। धीरे धीरे करके उनकी याददाश्त पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। देखे होगे कोई घर में कोई बुजुर्ग होगा तो एक एज के बाद पहचानना कम कर देते हैं, भूलने लगते हैं चीज़ों को कि कहाँ रखे हैं, कैसे रखे। कई बार तो ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है और कई बार जगह, प्लेस, रिलेशन, ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं वो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्व्स मोस्ट इम्पोर्टेंट लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर अ पेशेंट डेथ इन द हॉस्पिटल। यदि एक पेशेंट हॉस्पिटल में उसकी डेथ हुई है तो मोस्ट कॉमन या इम्पोर्टेंट लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी पेशेंट के डेथ होने के बाद? तो क्या होगी? लेबलिंग द क्रॉप्स अप्रोप्रिएटली। ओके, क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी? लेबलिंग द क्रॉप्स अप्रोप्रिएटली। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर वाइजिंग Morris occur, the nerves is responsible for। तो क्या होगा? प्लेसिंग वन पिलो अंडर द बॉडी ऑफ हेड एंड शोल्डर। क्या करवाएंगे? ड्रेसिंग चेंज करने से पहले क्या करेंगे? इसको पेशेंट को तो क्या करेंगे? वन पिलो अंडर द बॉडी ऑफ हेड एंड शोल्डर रखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, when a patient in the terminal stage, the lungs cancer being the exhibit lungs consciousness and major nursing priority is to। so जो लंग्स कैंसर का पेशेंट है उसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होने लगेगी। मेजर नर्सिंग प्रायोरिटीज़ क्या होगी? तो देखिए एक लंग कैंसर का पेशेंट है, उसको कॉन्शियसनेस उसकी जाने लगी है, ठीक है, तो मोस्ट नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होगी? प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम इंजरी। हमको इंजरी से बचाना है। अब बचाने के लिए क्या करेंगे? दोनों साइड रेलिंग खड़ी करेंगे, देखेंगे पेशेंट कहीं पेन में क्योंकि देखिए कैंसर के पेशेंट को सबसे ज़्यादा पेन की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। तो हमको क्या करना है? पेन रिलीफ करना है। कहीं होता है, कई बार होता है ना, दर्द के मारे पेशेंट बेड से उतरने लगते, कूदने लगते, तो कहीं इंजरी ना हो जाए, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which eliminates the circular chain for the infection can be eliminated by the prevention of the skin। तो क्या है कि हम यदि स्किन की केयर करते हैं तो कौन से टाइप के जो चैन होती है, आपने सुना होगा जो इन्फेक्शन मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो एक चैन के टाइप काम करता है कि होस्ट यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना।
तो यदि हम स्किन की केयर कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, पोर्टल ऑफ एंट्री को रोक रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या कर रहे हैं, पोर्टल ऑफ एंट्री को रोक रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज probably result in break of sterile technique for respiratory isolation। तो respiratory isolation है, उसके लिए sterile technique क्या है, तो वो है open the door of the patient room leading into the hospital corridor। ठीक है, तो क्या करेंगे, पेशेंट का डोर ओपन नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following patient is the greater risk for the contraction and infection। तो क्या होगा, रिस्क किसको है सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन का, पेशेंट को, तो क्या है, पेशेंट इज ल्यूकोपीनिया, पेशेंट विथ क्या है, ल्यूकोपीनिया का सबसे ज़्यादा, तब क्या है रिस्क होगा उसको काय का, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का या कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन का सबसे ज़्यादा खतरा बना रहता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव हैंड वॉशिंग टेक्निक द यूज फॉर। तो क्या होगी इफेक्टिव हैंड वॉशिंग टेक्निक, सोप इज डिटर्जेंट टू प्रमोट एम्ब्लोसफिशिएंट। ओके, सोप और डिटर्जेंट किसका काम करता है, एम्ब्लोसफिशिएंट का काम करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द रूटीन पेशेंट कॉन्टैक्ट हैंड वॉश शुड बी लेट एट द। तो देखिए, रूटीन हम प्रोसीजर करते हैं और जितने भी देर हम क्या होता है कि पेशेंट के कांटेक्ट में रहते हैं उसके बाद में आकर के हमको हैंड वॉश करना होता है। तो आप कितने मिनट तक या कितने देर तक आप हैंड वॉश करेंगे, तो कितने देर तक करेंगे, 30 सेकेंड तक, कितने सेकेंड तक, 30 सेकेंड तक। ओके, सो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने मोस्ट प्रोबेबली एजिंग से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए। ओके, कुछ है जो हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, एक धीरे धीरे को देखा जाए इसमें तो यूनिट वाइज आपके देखिए, हमने एजिंग के ऊपर, अल्जाइमर के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किए, अभी हम क्या बैक्टीरियोलॉजी के ऊपर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो यूनिट वाइज भी आपका बोला जाए तो धीरे 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 कंप्लीट होता जा रहा है, बस पढ़ते जाना है, हो गया। तो आपका क्या है, धीरे धीरे करके आपका एक लेवल अप होता जाएगा। सो जो इतनी भी आने वाली एग्ज़ाम है उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए और जीके के पोर्शन के लिए आप हमारी जीके की क्लास को ज़रूर देखिए, क्योंकि यदि आप उसकी पूरी प्लेलिस्ट उठा के देखते हैं तो कम से कम आपको 2000 से ऊपर एमसीक्यूज़ मिलेंगे जो जीके के मैंने डाल रखे हैं, जो आई होप पूरे 1 ईयर के 2024 से लेकर के 2025 तक के पूरे एमसीक्यूज़ हैं, जिससे आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।